Good morning, dear students, and welcome to online group 9th. We will start our 13th chapter. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जब भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं डिजीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज़ हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. If we think about it, we realize that it always implies the idea of being well. Health का मतलब being well. We can think of this well-being as effective functioning. For our grandmother, being able to go out to the market or to visit neighbors is well-being, and not being able to do such these things is poor health. Being interested in following the teaching in the classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude, while not being interested is called the opposite. Health is therefore a state of well-being enough to function well physically, mentally and socially. So health क्या होती है? एक person like लिविंग बींग्स जो मेंटली, इमोशनली, सोशली एंड मेंटली, फिज़िकली जो लोग फिट होते हैं, वेल होते हैं, उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं हेल्थ के साथ. नेक्स्ट आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ. पर्सनल और कम्युनिटीज़ इशू भी क्या हैं, हेल्थ पे मैटर करते हैं. If health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on their own. The health of all organisms will depend on their surrounding for their environment. The environment include the physical environment. So for example, health is at risk in a cyclone in many ways. So हम बोलते हैं कि हेल्थ जो है एक वेलबींग है फिज़िकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली. सो जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ पे फिज़िकली भी हम लोगों को क्या होना चाहिए, फिट. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पर साइक्लोन आता है, इन्वायरमेंट की वजह से भी क्या होते हैं, फिज़िकल इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस आती है. सो उसमें भी हेल्थ का क्या होता है, रिस्क. बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी. आर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आर इंडिविजुअल हेल्थ. We live in village, towns or cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. सो हम एक सोसाइटी में रहते हैं. सो हमारे लिए जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए. अगर सोशल इन्वायरमेंट अगर ठीक होगा तो हमारा फिज़िकल इन्वायरमेंट भी उसी से क्या होता है, डिसाइड करता है. डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री. अब यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंक्शन बताई है, एक हेल्थ और एक डिजीज़ फ्री. इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन ऑफ डिजीज़? द वर्ल्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज़, डिस्टर्ब, ईज. डिजीज़ इन अनदर वर्ड लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल. सो डिजीज़ का मतलब होता है जब हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिजीज़. However, the word is used in a more limited meaning. We talk of disease when we can find a specific and particular cause for discomfort. This does not mean that we have to know the absolute final cause. We can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motion. We can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. Simply not being disease is not the same as being healthy. Good health for a dancer may mean being able to stretch his body into a difficult but graceful position. गुड हेल्थ हर किसी के लिए अलग अलग उसका मीनिंग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल डांसर के लिए उसकी बॉडी स्ट्रेच करना, ग्रेसफुली पोजीशन में आना क्या है, एक गुड हेल्थ है. और डिज़ीज़ जब हम डिसकम्फर्ट फील करते हैं सो वो क्या होती है, डिज़ीज़. अब डिज़ीज़ और उसके कॉजेज़, व्हाट डज डिज़ीज़ लुक लाइक. यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिज़ीज़ कैसे जो है वो देख सकते हैं हम उसको किस टाइप में. सो डिज़ीज़ एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग है
डिजीज़ कैसे फैलती है? डिजीज़ टू टाइप की होती है, क्रोनिक जिसको हम बोलते हैं पुअर हेल्थ, और एक्यूट एंड क्रोनिक। टू टाइप ऑफ डिजीज़ हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ होती है जो the manifestation of disease will be different depending on number of factors. One of the most obvious factor that determine how we perceive the disease is its duration. Some diseases last for only very short period of time and these are called the acute diseases. जो कुछ टाइम के लिए डिजीज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट डिजीज़। और जो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं उनको हम बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर डिजीज़ के बारे में, लाइक कैंसर, शुगर। ये जो डिजीज़ हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ हैं बिकॉज ये लास्ट बहुत टाइम तक रहती हैं डिजीज़। सो उससे क्या होता है, पर्सन की हेल्थ जो है वो पुअर हो जाती है। As an example, think about a cough and cold which all of us have from time to time. Most of us get better, become well within a week or so and there are no bad effects. अब कफ की बात करते हैं, फीवर की, तो उसके कोई भी बैड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन लाइक कैंसर, टीबी, ये कुछ डिजीज़ हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। अब कॉज क्या होते हैं डिजीज़ के? लाइक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, जो हम डेली डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं चीज़ें, उन सब चीज़ों से क्या होती हैं, ये डिजीज़ फैलती हैं। अब आती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जो पर्सन टू पर्सन जो है वो फैलती है, और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसफ़र करती, लाइक करोना। सो वो किस डिजीज़ में आती है? इन्फेक्शंस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, फैलती है। For example, some cancer are caused by genetic abnormalities. High blood pressures can be caused by excessive weight and lack of exercise. You can think of many other diseases where the immediate cause will not be infectious. अब जैसे यहाँ पे बात की है कैंसर की, तो वो जेनेटिकली, सम कैंसर कॉज जेनेटिकली होते हैं, कुछ जेनेटिकली नहीं होते हैं। सो ये कुछ डिजीज़ हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं और कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात की है। वी हैव सीन दैट द एंटायर डाइवर्सिटी सीन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द डिफरेंट organisms that can cause disease are found a wide range of such categories or classification. Some of them are viruses, some are bacteria, some are fungus, some are single cell animals, protozoa. So यहाँ पे different type of जो है agents बताए हैं infectious disease के, like virus, bacteria, fungus, protozoa. Means of spread. How do infectious diseases spread? Many microbe agents can commonly move from an affected person to someone else in a variety of ways. In other words, they can be communicated and so are called the communicable diseases. हम उनको क्या बोलते हैं? infectious diseases को communicable diseases, जो ट्रांसफ़र करती हैं, like एयर के थ्रू ट्रांसफ़र करती हैं। This occurs through the little drops thrown out by an infected person who sneezes or coughs. Someone standing close by can breathe in these droplets and the microbes get a chance to start a new infection. Example of such diseases spread through the air are the common cold, pneumonia, tuberculosis. इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए हैं, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये किसके थ्रू फैलते हैं? जो डिजीज़ स्प्रेड करती है विद द हेल्प ऑफ कफ, स्नीज, तो इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रांसमिशन का मेथड बताया है। इनडायरेक्ट मेथड्स, इन्फेक्टेड पर्सन, ये हेल्थी पर्सन है, यहाँ पे शेक हैंड, इन सब के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एयर। यहाँ पे इनडायरेक्टेड कांटेक्ट्स बताए हैं, लाइक क्लोथ्स,
बॉटल्स, इन सब के थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन से कहाँ पे जाता है, हेल्दी पर्सन में, विद बाय फूड, मॉस्किटो, इंसेक्ट, रैबिट, एनिमल्स। तो ये कुछ डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के मेन सोर्सेज हैं, एजेंट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे organ specific and tissue specific manifestations. The body is very large when compared to the microbes, so there are many possible places, organ or tissue, where they could go. Do all microbes go to the same tissue or organs? Different species of microbes seem to have evolved to home in on different parts of body. In fact, this selection is connected to their point of entry. यहाँ पे point of entry बताई है कि किसके थ्रू कहाँ से जो है वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। तो इफ़ दे एंटर थ्रू द एयर, कुछ जो होते हैं वो अगर एयर से हैं तो किसके थ्रू जाएंगे, नोज़ के थ्रू। दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, वो कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। This is seen in the bacteria causing tuberculosis. If they enter through the mouth, they can stay in the gut lining like typhoid causing bacteria. Bacteria जो है वो माउथ के थ्रू जाता है, और they can go to the liver like the viruses that cause jaundice. कुछ जो है वो लिवर के थ्रू जो है जाते हैं वायरसेस जो जॉन्डिस वगैरह को फैलाते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताए हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के कैसे हम जो डिज़ीज़ है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर हैव यू एवर थॉट वाई डू समटाइम फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम, व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन? बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फार, इट वुड अवेयर दैट देर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज. वन कुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ डिजीज़. अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए हैं, हमें वो पता होना चाहिए कि जो भी डिज़ीज़ है हम लोगों को वो कैसे किल होगी. कुछ जो है वो यहाँ पे 2 वेज़ हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को रिमूव करने के. कुछ जो है वो रिड्यूस करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ को, और कुछ जो हैं वो किल करेंगे जो कॉज है डिजीज़ का उसको. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन. All of what we have talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease, but there are 3 limitations for this approach to dealing with infectious disease. The first is that once someone has a disease, their body functions are damaged and may never recover completely. अगर किसी भी पर्सन में infectious disease जाती है तो मेन उसका जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की उसको वो डैमेज कर देता है और वो कम्प्लीटली रिकवर भी नहीं होती है. सेकेंड है, द सेकेंड इज़ दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, which means that someone suffering from disease is likely to be bedridden for some time even if we can give proper treatment. अगर हम उस पर्सन को सेकेंडली ट्रीटमेंट भी देंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा उस पर्सन को रिकवर होने में. द थर्ड इज़ दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन सर्व एज अ सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पर्सन. एंड थर्ड होता है कि वो दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र हो सकता है. सो हमें इन सब चीज़ों से क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन लेनी चाहिए. लाइक अब कोरोना जो है वो स्प्रेड हो रहा है तो वहाँ पे जो मेन प्रिंसिपल है वो है प्रिवेंशन का. उसमें क्या आते हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं हम, सैनिटाइज़र, 6 फीट का गैप रखते हैं. सो ये कुछ सोर्सेज है जिससे हम इस डिज़ीज़ से, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ से बच सकते हैं. Immunization important. Traditional Indians and Chinese medicines system sometimes deliberately rub the skin crust from smallpox victims into the skin of healthy people. They thus hope to induce a mild form of smallpox that would create resistance against the disease. Famously 2 centuries ago, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात की है. आपको पता होगा जब बेबी छोटा होता है तो उनको वैक्सीन्स लगाई जाती ताकि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो फैल नहीं सकें. सो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स में काफ़ी डिजीज़ की जो है वो वैक्सीन्स बनी हैं.
against tetanus, coughing, measles, polio and many other. These forms a public health program of childhood immunization for preventing infectious disease. ये कुछ immunization programs हैं जिसके थ्रू हम पर्सन को infectious disease के से बचा सकते हैं with the help of vaccine and drugs. Okay students, thank you.